तो सीटेट की एसएसटी को तैयार करते समय इतिहास तो पढ़ ही रहे थे, ठीक है, साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट से भी करते रहें, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे भी इनका थ्योरी भी, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहेंगे जिससे जिससे कि आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हमें जो है, ठीक है, नागरिक शास्त्र और भूगोल वाले हिस्से में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि पॉलिटी वाले हिस्से में जो है हमने, ठीक है, क्या क्या चीज़ों को हमें क्या करना है, जानना है, ये सारा कुछ भी हम यहाँ पे जानते रहते हैं। तो सीटेट के पॉलिटी वाले सेक्शन में पहले दो टॉपिक, पहला है विविधता और दूसरा है सरकार, ठीक है। तो विविधता क्या होती है? विविधता नाम से ही स्पष्ट होता है, जहां पर कई वर्ग अलग अलग कार्यों को, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग, ये भारत जो है इसी का तो उदाहरण है। हम उत्तर से दक्षिण चलते हैं तो जैसे जैसे अलग अलग राज्यों से होके जाते हैं तो वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वेशभूषा में बदलाव आता है, ठीक है। जहां हम, ठीक है, बंबई वाले क्षेत्र, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में लोगों को जींस पैंट या आधुनिक कपड़ों पहनते हुए देखते हैं, वहीं दक्षिण भारत में हम लुंगी और शर्ट पहने हुए देखते हैं। वहीं खाने के रूप में कहीं इडली, कहीं डोसा, कहीं लिट्टी चोखा, यानी ये विविधता का क्या है प्रमाण। भारत के बारे में तो कहा भी जाता है कि जहां कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे भाषा, यानी कि हर कुछ दूरी जाने के बाद आपको नई चीजों का अनुभव हो, यही भारत की विविधता है, ठीक है। तो यहां पर विविधता और सरकार से जुड़े हुए कुछ सवाल हम करेंगे जो कि आपके, ठीक है, सीटेड जूनियर के सिविक्स वाले पार्ट के, जिसमें आप संविधान भी पढ़ना होता है, जिसको उसका प्रारंभिक हिस्सा ही कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का उदाहरण है? समानता के साथ विविधता का उदाहरण है, ठीक है। सवाल को समझिएगा कि समानता भी हो और विविधता भी हो, ठीक। नीचे से देखते हैं जरा, समीर एक फ्लैट में रहता है, मिहिर झोपड़ी में रहता है। विविधता तो है पर समानता है क्या? इसका मतलब है ये समीर अमीर व्यक्ति है तो फ्लैट में रह रहा है, और जो है आर्थिक रूप से मिहिर ठीक नहीं है, इसी वजह से वो झोपड़ी में रह रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सूरी को दिवाली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े, यहां भी ये विविधता, विविधता है पर क्या नहीं है? समानता नहीं है। समीर स्कूल जाता है, मिहिर अखबार बेचता है, ये भी ठीक नहीं है। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ये जवाब काफी हद तक ठीक लग रहा है। तो क्या जवाब हो जाएगा? तो जवाब क्या हो जाएगा कि समानता भी दिख रहा है, अर्थात दोनों समान हैं और दोनों को अलग अलग कार्य करना पसंद है। तो समीर को क्या पसंद है? रंग भरना, और मिहिर को क्या पसंद है? चित्र बनाना। ये समानता के साथ विविधता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं जरा, जवाहरलाल नेहरू ने किस संदर्भ में अनेकता में एकता शब्द का प्रयोग, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सीटेट में पूछे गए सवाल है, इसीलिए उसी तरफ आपको लग भी रहा होगा, तो सर ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक, बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक में, और उसमें भारत की विविधताओं के बारे में बताते हैं, भारत की विविध पहलुओं के बारे में बताते हैं, जिसमें सभी प्रकार के विविधताओं का उन्होंने क्या किया है? चर्चा किया हुआ है। तो पूछ रहा है अनेकता में एकता शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो भारत की डायवर्सिटी इन यूनिटी की बात, यूनिटी इन डायवर्सिटी की बात करता है, यानी कि अनेकता में एकता की बात करता है, ठीक है। हमारे में सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, आध्यात्मिक, सभी प्रकार की विभिन्नताएं, ठीक है, और उसके बावजूद भी हम एक हैं। अगला, विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विविध समाज जिसमें शक्ति और सत्ता में विभिन्नता, ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये तो तानाशाही वाली जैसी बात हो जाएगी ना, ठीक है। शिक्षा, भाषा और संस्कृति में समानता हो, समानता है तो विविधता तो होगा ही नहीं, ठीक। जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं हों और मतभेद हो, ये काफी कुछ ठीक लग रहा है। ये हमारा विविध समाज, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, ठीक है, हिंदू लोगों की अपनी एक धार्मिक परंपरा है, अपनी एक मान्यता, इस्लाम की अपनी है, ईसाई की अपनी है, सिख हैं, ठीक है, जैन और बौद्ध भी हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम विविधता की जब बात करते हैं तो लोगों का भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता हो और मतभेद हो, यही हमारे विविध समाज की विशेषता है कि सब में विभेद भी है फिर भी हम एक हैं, ठीक। अगला सवाल, कौन विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, तो गांव में सभी लोग एक ही तरह की, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, क्या विविधता को बढ़ावा देगा? नहीं, ठीक है। अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, ये सही नहीं। जब रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी से जब आप यात्रा करते हैं तो अलग अलग राज्यों से होके जाते हैं, तो कहीं आपको पर्वत दिखते हैं, कहीं पहाड़ दिखते, कहीं नदियां दिखती, कहीं झरने दिखते, कहीं पर गांव से होके जाते, कहीं शहरों के बीच से होके जाते। तो ये दिखाता है क्या आपको, जब रेलगाड़ी में आप यात्रा करते हैं, ठीक है, जैसे कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जिसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस जिसका नाम है,
तो वो ट्रेन जब डिब्रूगढ़ से चलती है और कहां तक जाती है, तो ये जा रही होती है कन्याकुमारी तक। ये आपको आधे भारत का दर्शन करवा देती है और बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती। वहीं पर ठीक है, जब पश्चिमी घाट के कोंकण रेलवे से सफर करते हैं, ठीक, तो सुरंगों से होके जाते, नदियों से होके जाते, सागरों के किनारे से होके जाते, पर्वतों के बीच से होके जाते, ये सारा कुछ हमें विविधता को क्या बढ़ावा देता है? कौन सी यात्रा? रेलगाड़ी में यात्रा करना। ठीक है, आगे देखिए जरा। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, यह भी जोड़िए, एक बुक का नाम, जिसका नाम क्या है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप जानते होंगे, ठीक है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यह पुस्तक है, पंडित नेहरू की यह पुस्तक है। ठीक है, उन्होंने ही इसमें विविधता, भारत की विविधता के बारे में बताया कि हम इतने विभिन्न हैं कि हमारी बोली भी एक नहीं है। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, राजभाषा हिंदी है, पर राष्ट्रभाषा क्यों नहीं? क्योंकि यहां हर जगह अलग अलग भाषा है। हमने संविधान में भी कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची की जब बात करते हैं, तो 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि विविधता में एकता शब्द किसने प्रयोग किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयोग किया है। ठीक, आगे देखते हैं। विविधता से संबंधित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी बच्चों को बताना है कि विविधता, छात्रों को समान बनाना, समानता विविधता तो नहीं है। ठीक, छात्रों में केवल, जहां केवल होता वो तो अपने आप ही गलत हो जाए। विविधता को कक्षा में नजरअंदाज करना तो नेगेटिव शब्द हो गया। छात्रों में विविधताओं के प्रति सम्मान विकसित करना, ये बताना कि आपसे अलग हैं, फिर भी आप उनका आप सम्मान करेंगे तो लोग आपका भी सम्मान करेंगे। ठीक है, आज के समय में भाषा विवाद चल रहा है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, तो सबकी भाषाओं का सम्मान करें तो लोग आपकी भाषाओं का भी क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ठीक है, किन सेवाओं के सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, पुलिस सेवा सार्वजनिक सेवा है, न्यायिक सेवा सार्वजनिक सेवा है, शैक्षिक सेवा, निर्माण सेवा ये सार्वजनिक सेवा नहीं हो सकती। ये कौन सी सेवा? निजी सेवा में आ जाती है। सार्वजनिक सेवा मतलब पब्लिक सेक्टर के तहत कौन आती है? तो पब्लिक सेक्टर के तहत पुलिस, न्यायिक और शैक्षिक सेवाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा ए, बी और सी। क्या नहीं होगा? डी वाला ऑप्शन, निर्माण सेवा इसमें नहीं आएगा। ठीक, अगर वही बात करता है अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है भारत में? ठीक, अगर बात करें कि अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला, जिसे आप जानते हैं किसके रूप में? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में। दूसरा जो है, ठीक है, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के रूप में। और तीसरा जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है, याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा। किसकी बात कर रहे हैं? वन सेवा, फॉरेन सर्विस नहीं। कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं, वन सेवा, फॉरेन नहीं। ठीक है, चलिए आगे। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए, जो मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, एक नाम याद रखिएंगे, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने ही दुनिया में, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले सिद्धांत दिया था, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है शक्ति का पृथक्करण, यानी कि शक्तियां एक हाथ में कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की जब बात की जाती है, तो तीनों पर नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों के पास। जब एक में आएंगी तो वही तानाशाही का प्रारंभ होता है। ठीक है, सरकार का एक अंग दूसरे का उत्तरदायित्व न ले, सरकार का एक अंग दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप न करे। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को आप समझ के बताइए कि शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत क्या है? कि किसकी बात कर रहा है? शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत की बात की जा रही है। ठीक, तो आप बताइए कौन सा जवाब सही होगा? ठीक है, कि पहला अंग दूसरे अंग, यानी आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दूसरा वाला अपना निभा लेगा, आपको उसका उत्तरदायित्व लेने की जरूरत नहीं है और आप साथ ही हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का
कार्यपालिका से पृथककरण, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रूपों में काम करें, एक साथ, यानी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। आजकल एक नया शब्द आता होगा, अति सक्रियतावाद जो है, कि न्यायालय जो है, अति न्यायिक सक्रियता जो है बढ़ गई है। न्यायालय बार बार कार्यपालिका की, जब कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है तो इसीलिए विवाद होता रहता है कि न्यायपालिका ने नियम बनाया, संसद ने बदल दिया, संसद ने नियम बनाया, न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत की जब बात करते हैं। ठीक, सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक मताधिकार का प्रयोग करता है, लोगों का समूह जो कानून लागू करे और शासन चलाए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है। ठीक है, तो कार्यपालिका कौन है? ठीक, तो कार्यपालिका, देखिए न्यायपालिका न्याय का कार्य देता है, विधायिका जो है कानून बनाता है और कार्यपालिका उसे लागू करवाता है और प्रशासन चलाता है। ठीक है, तो लोगों का समूह जो कानून लागू करे और, ठीक है, शासन चलाए। ठीक है, याद रखेंगे, विधायिका ये कानून बनाता है, विधायिका जो है ये कानून बनाता है। ठीक है, कार्यपालिका लागू करवाता है। न्यायपालिका समीक्षा करता है। न्यायपालिका जो कानून बना है उसकी किसका अधिकार इसको मिला है? समीक्षा का, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में सरकार किन स्तरों पे, जब सरकार की बात कर रहा है तो एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पे नहीं, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पे नहीं, क्या हो जाएगा? राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक, कौन सा जवाब हो जाए? बी और सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक केंद्रीय सरकार, यानी कि जब हम भारतीय संविधान पढ़ते भी हैं तो भाग 5 पढ़ते हैं, और भाग 5 में हम संघ की कार्यपालिका यानी संघ की सरकार के बारे में, और भाग 6 में जो है राज्य की कार्यपालिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक शिक्षक विविध पृष्ठभूमि से आए छात्रों के लिए कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बना सकता है? अलग अलग पृष्ठभूमि से, कोई अलग वर्ग से है, कोई अलग जाति से है, अलग धर्म से है, उन पे शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो क्या करें? केवल किताब पर आते, केवल लग गया तो अपने आप ही गलत है, केवल लग गया तो अपने आप ही गलत है। सभी छात्रों को एक ही तरीके से सिखाए, ये भी ठीक नहीं है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनको जब एक ही तरीके से सिखाएंगे तो ये अच्छा से अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा। छात्रों के अनुभव और उदाहरण को क्या करिए, इसमें शामिल करिए। हर छात्र का अनुभव और उदाहरण जो है अपने शिक्षण में क्या करिए, शामिल करिए। ये विविधता को दर्शाने वाला क्या होगा? शिक्षण कहलाएगा। एक संगठन या अभिकरण जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने अधिकार का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, तो सरकार होती है। ठीक, किसकी बात का? राजनीतिक इकाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल सिर्फ ना कह के क्या कहा जाएगा? इसको सरकार कहा जाएगा। ठीक, और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, तो कौन? सरकार जो है। विद्यालय में सरकार के कार्य और उसके अंगों के बारे में बच्चों को सिखाने का सबसे बेहतर प्रभावी तरीका क्या है? केवल किताब पढ़ाना? गलत। केवल उच्च प्रदर्शन? गलत। सरकार के बारे में चर्चा से बचना? नेगेटिव शब्द। क्या बन गया? बच्चों को उनके अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से समझाना। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? सरकार के कार्य उसके अंगों के बारे में बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इस अपना अनुभव, बच्चों का अनुभव और उसके उदाहरणों के माध्यम से आप क्या करिए? बताइए। कक्षा में लोकतंत्र और सरकार के महत्व को सिखाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को केवल नियम याद कराना? केवल आ गया गलत, केवल आ गया गलत। छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी और अधिकारों की समझ विकसित करना, छात्रों को सरकार के विषय में सोचने से रोकना, नेगेटिव शब्द आ गया गलत। बस 4 बना दो। क्या जवाब हो गया? छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी और अधिकारों की समझ को विकसित करना, ये क्या हो जाता है आपका? ठीक है, कक्षा में लोकतंत्र, तो सरकार और विविधता से ऐसे ही जुड़े सवाल आपकी परीक्षाओं में जो है आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपको एक प्रीव्यू देने के लिए कि जब विविधता और सरकार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ सुने ना।
ठीक है। तो हम विविधता और सरकार जो कि हमारा, ठीक है, सीटेट जूनियर में सिविक्स वाले नागरिक शास्त्र वाले पार्ट का पहला पार्ट है, उससे जुड़े हुए ये 14 सवाल रहे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उनको हमने किया है। ऐसे ही अन्य सवालों को हमारे साथ आप करते रहेंगे और अपने सीटेट को आप आसान बनाने के लिए हमसे जुड़ते रहें। मैं मनीष सिंह, ठीक है, उद्घोष अकादमी के इस यूट्यूब चैनल से और ऐप के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ा हूं। आपके इस सफर को आसान बनाने के लिए हम जी जान से लगे हैं, आप भी जी जान से लगे रहिए। अगले 1 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस समय का सदुपयोग करें, ठंड में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।